नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। उत्कर्ष की इस YouTube ऑनलाइन क्लासेस में मैं सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं क्रेश कोर्स में, जिसमें एक क्लास हो चुकी है अक्षय सर की रीजनिंग की, उसके दौरान एनटीपीसी के लिए जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है उनको हम आपके सामने लेके आए हैं। आज इस दौरान ये जो मैराथन चलेगा क्रेश कोर्स का जो हमने, उसमें लगभग 25-30 क्लास रहेगी मैथ की भी। सिर्फ मैं मैथ की बात में अभी कर रहा हूं, तो उसके दौरान मैथ्स की लगभग मैं आपको 25 से 30 क्लास लूंगा, जिसके दौरान जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है उनको लेके आएंगे। साथ ही साथ एक बात और भी है कि इस YouTube क्लासेस पर, उत्कर्ष क्लासेस के YouTube चैनल के अंदर नंबर सिस्टम की पहले भी बहुत सारी क्लासेस होगी, लेकिन इस क्लास के दौरान ये जो क्रेश कोर्स चल रहा है इसके अंदर हम नए प्रश्नों को लेके आए हैं। पहले जो लेक्चर पे नंबर सिस्टम का भी है, परसेंटेज का भी है, प्रॉफिट लॉस का, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिलेबस आपको उत्कर्ष क्लासेस के इस YouTube चैनल पर मिल जाएगा। बट इस क्लासेस के दौरान हम जो भी पूरा टीम है, ठीक है, उसके दौरान हम नए प्रश्नों के साथ में आज आपके साथ रूबरू होंगे। देखो, इसके अंदर मैं आपको क्या क्या डिस्कस करूंगा थोड़ा सा और भी बता देता हूं। पहली बात कि सबसे पहले इसके अंदर लगभग मैं 13 टॉपिक डिस्कस करूंगा, 1 बाय 1 13 टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अपन जैसे नंबर सिस्टम के सबसे पहले में, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम टॉपिक की। इस नंबर सिस्टम हर टॉपिक पर मैं 2 लेक्चर लूंगा, जिसके दौरान 20 से 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये जितने भी क्वेश्चन हम इस लाइव क्लास के दौरान आपके साथ में डिस्कस करेंगे, उन सभी प्रश्नों को हमने ई उत्कर्ष के ऐप पे डाल रखा है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा ई उत्कर्ष का जो ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो सबसे पहला काम तो है कि उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और वहां से जब इंस्टॉल करोगे आप ऐप को, तो ये जितने भी आज जैसे ये नंबर सिस्टम का अभी मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको एनटीपीसी नाम से एक बुक बना रखी है। उसके अंदर आप बुक में जाओगे तो उसके अंदर 5 जुलाई का जो सेक्शन दे रखा है, उस 5 जुलाई के सेक्शन के अंदर आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, और वही प्रश्न यहां पर हम क्लास के दौरान डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो वहां पर, और हमेशा क्लास से जस्ट एक दिन पहले आपको ये सभी के सभी ऐप में अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम, वहां ऐप डाउनलोड किया और उसके बाद में उन क्वेश्चन को डिस्कस करें, और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में जो आपको समझ में नहीं आए तो इस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम के मैं 2 लेक्चर लूंगा। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, परसेंटेज का लूंगा। उसी तरह से नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस का लेंगे, नेक्स्ट एवरेज का लेंगे, फिर हम SICI की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में रेशियो के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन और ले लेते हैं, जैसे टाइम वर्क वाला, टाइम वर्क, फिर टाइम डिस्टेंस वाला, नेक्स्ट अलजेब्रा की बात करेंगे। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, फिर ज्योमेट्री की बात करेंगे, फिर मेंसुरेशन की बात करेंगे, और फिर अपन बात करेंगे स्टैटिक्स की। यहां पर हम टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ाएंगे नहीं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे हमारे वीडियो यहां पर हैं जिससे आप आराम से उसको पढ़ भी सकते हैं, परंतु हम अपने पास इतना समय नहीं है कि टॉपिक अपन डिस्कस डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो इसके दौरान हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। यहां पर ये सब टॉपिक हैं, और हर लेक्चर पे मैं लगभग 2 वीडियो बनाऊंगा, और ये जितने भी इस पे क्वेश्चन हम 20-25 क्वेश्चन पर डे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक दिन पहले ही आप ई उत्कर्ष वाला जो ऐप है वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और उसके बाद में यहां पर जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो यहां से देखना है। हाँ, विद्याधर कह रहे हैं सर एडवांस मैथ भी है क्या सिलेबस में? जरूर एडवांस मैथ भी इसमें अपने कोर्स में है, ठीक है। एडवांस मैथ में ये ना अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सभी के सभी अपने कोर्स में हैं एनटीपीसी के लिए।
ये का ये सिलेबस आपके लिए एसएससी सीजीएल के अंदर, एसएससी जिनका 10+2 का एग्जाम हो रहा है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत फायदेमंद रहेगी। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी विद्यार्थी इस समय लाइव आ चुके हैं, उन सभी विद्यार्थियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए, हाँ, एलसीएम एचसीएफ भी अश्विन कह रहे हैं सर, एलसीएम एचसीएफ भी नंबर सिस्टम में आज भी देखना, भी क्वेश्चन आएंगे आपके एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, हाँ, शुभम पांडे कह रहे हैं सर एडवांस, जरूर कल मैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम के बाद हो सकता है अपन एडवांस क्लास भी लेंगे, साइंस की क्लास भी होगी आपके बाद में। अभी देखिए, संख्या दे रखी है 1 3 5 7 और ऐसे करते करते 99 तथा 128 को परस्पर मल्टीपल कर दिया जाए तो बताओ गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। जल्दी से, मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप खुद कुछ सोचें। देखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि 1 3 5 7 और 99 और इनटू ये 128 को परस्पर मल्टीपल कर दिया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि कैसे ज्ञात करते हैं, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर 3 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न देखना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू और अप टू ऐसे लिखा है 100 तक। एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू और अप टू ये लिख दिया आपने 100। और तीसरा मेरा प्रश्न ये है, देखना कंसेप्ट, उसके बाद उस प्रश्न पे वापस आता हूं मैं। ठीक है, यहां पर ये जो क्वेश्चन है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू और ये लिख दिया 99। ठीक है, तो यहां पर ये 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि सर 1 से 100 तक की संख्याओं को परस्पर गुणा कर दिया जाए, 1 से 100 तक की संख्याओं को परस्पर गुणा कर दिया जाए तो बताओ गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे। उस स्थिति के अंदर सॉल्व करने का जो तरीका है, पहले तो ये जीरो क्यों आता है उसका कारण भी जान लीजिए। जीरो तभी आता है जब इस मल्टीपल के अंदर सम संख्या और 5 हो। सम संख्या और 5 की वजह से ही जीरो आता है। तो यहां पर ये जो प्रश्न है, 1 से 100 तक की संख्याओं को मल्टीपल करोगे तो इसको जीरो ज्ञात करने का आपको ये देखना है कि इसके अंदर सम संख्या और 5 कितने। सम संख्या तो बहुत सारी होगी, अपन ये देखते हैं कि 5 कितने हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 100 के अंदर 5 का भाग देना है और तब तक भाग देते रहना है जब तक भागफल 5 से कम ना हो जाए। कितनी बार जाएगा, 20 बार। फिर वापस 5 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। यानी कि कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो। इसके अंदर 24 जीरो आएंगे। 1 से 100 तक की संख्याओं को आप यदि मल्टीपल करोगे तो कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे। इसी प्रकार यदि यहां पर ये जो संख्या दे रखी है, अभी सम संख्याओं का, यदि सम संख्याओं का प्रश्न आए तो सबसे पहले इसका आधा कर लेना। तो इसका आधा करोगे 50, अब 50 में फिर से 5 का भाग देना 10, फिर से वापस 5 का भाग देना 2, तो 10 और 2 कितने हो गए, 12। तो आंसर आएगा 12 जीरो। कितने जीरो आएंगे, 12 जीरो। और तीसरी बात, यदि ये वाला प्रश्न है 1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू और 99 तक है, ठीक है, तो अब कितने जीरो आएंगे। तो इस दौरान देखो यहां पर 5 तो है लेकिन सम संख्या नहीं है तो कोई जीरो नहीं आएगा, 9 जीरो, कोई जीरोस नहीं है। ठीक है, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज के बाद ये चीज अपने को याद रखना है कि सर कभी भी जीरो ज्ञात करना है तो 5 का भाग देना है। ठीक है, और यदि सम संख्या है तो उसका आधा करके 5 का भाग देना है, और विषम संख्या, सिर्फ विषम संख्या है तो कोई जीरो नहीं आता है। ये अपने को याद रखना है। अब हमारा जो प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो प्रश्न ये था, ये जो संख्या दे रखी है इस तरह से 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू ऐसे करते करते 99 इंटू 128। अब इसके अंदर कितने जीरो आएंगे, ठीक है, इसमें कितने जीरो आएंगे। तो देखिए यहां से तो मुझे बताओ इसमें कोई जीरो आएगा क्या, कोई जीरो नहीं आएगा, लेकिन 128 की वजह से जीरो बनेगा। तो ये देखते हैं कि इस 128 के अंदर,
ठीक है, 128 के अंदर 2 कितनी बार हैं, तो मैं इसे 128 के अंदर 2 का भाग दे देता हूं। 128 में 2 का भाग दूंगा 64, 2 का भाग दूंगा 32, 2 का भाग दूंगा 16, 2 का भाग दूंगा 8, फिर से 2 का भाग दूंगा 4, फिर से 2 का भाग दूंगा 2 और फिर से 2 का दूंगा 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि यहां पर 2 की पावर 7 है, यानी 2 7 बार हैं, 2 7 बार है। 1 2 इस 5 से गुणा करेगा 1 0 बनाएगा, ये जो 2 है आगे 15 से गुणा करेगा 0 बनाएगा, ये जो 2 है आगे 25 से गुणा करेगा फिर से 0 बनेगा। ऐसे करते करते मैं कह सकता हूं 2 कितनी बार है, 7 बार, तो इसका अंदर आंसर कितना आ जाएगा 7 0। ठीक है, त्रिलोक का भी आंसर सही है। ठीक है, नव्या वगैरह सबका आंसर 7, बहुत बढ़िया। तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, ये कह रहा है 1000 से 5000 के बीच कितनी संख्या 225 से पूर्णतः विभाजित हैं। आपसे प्रश्न कह रहा है 1000 से 5000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 225 से डिविजिबल हैं। देखिए इसके अंदर कैसे करना है। ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप क्या करें, देखो ये समांतर श्रेणी से भी सॉल्व हो सकता है, परंतु मैं आपको एक अलग से ट्रिक बता रहा हूं जिससे बहुत इजीली आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक आर्ट्स का भी स्टूडेंट है वह भी कर सकता है। किस तरह से करना है, एक स्टूडेंट कह रहा है सर मैंने ये उत्कर्ष के पासवर्ड भूल गया, तो कोई बात नहीं है, फॉरगेट पासवर्ड में जाना, वहां से आपको ओटीपी आएगा, तो वापस आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर देना। फिर भी प्रॉब्लम आए तो हमारा जो कॉल सेंटर पे आप फोन करके भी वहां आप पर हेल्प मिल जाएगी। देखो ये प्रश्न जो कह रहा है 1000 से 5000 के बीच में, यानी 1000 और 5000 को लेना नहीं है, तो 1000 के बाद अगली संख्या आती है 1001 और 5000 से जस्ट पहले आती है 4999। अब इसमें आप 225 का भाग दे दो डायरेक्ट, ये लो 225 का भाग इसमें भी दे देता हूं और इसमें भी 225 का भाग दे देता हूं, और जहां पर भाग जितना जा सकता है उतना ही देना है, पॉइंट में नहीं याद करना है। तो 225 का पहाड़ा जब 1000 में दोगे तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। दूसरा, यहां से ये जो क्वेश्चन है तो यहां से फिर जब भाग दोगे तो 499 में लगभग कितनी बार चला जाएगा, 499 में आपका पहाड़ा लगभग 2 बार चला जाएगा। कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो ये 225 का डबल 450, 400 पीछे बच गए आपके 49, और फिर वापस कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 22 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और 22 और 4 का अंतर कर लो 18, ये इसका आंसर है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 18। देखिए इधर एक बार फिर से, सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आप इसको और इसके बाद में पॉइंट तक ही भाग देना, उसके बाद भाग नहीं देना। जैसे मैं आपसे यदि ये कहता, देखना एक क्वेश्चन, मैं आपसे ये कहता कि बताओ 100 तथा, मेरा प्रश्न ये होता, जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे आप लोग। अब इसी ट्रिक से मैं आपसे पूछा कि बताओ 100 तथा 700 के बीच, 100 तथा 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 100 तथा 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 100 तथा 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित हो। बताइए जल्दी से, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं सत्येंद्र सिंह, फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि इस संख्या को लेना है या नहीं लेना है। जैसे मेरा ये प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न ये कह रहा है कि 100 और 700 के बीच, हम डायरेक्ट इसलिए नहीं दे रहे हैं, एक बार यहां से फिर से देखना सर, बताइए जल्दी से आंसर, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। कोई भी संख्या हो ऐसे ही होगा दिलीप कुमार।
बहुत से विद्यार्थियों का आंसर 66 आ रहा है। एक बार मैं चेक करता हूं, सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। 100 और 700 के बीच 100 को नहीं लेना है तो 101, 700 को भी नहीं लेना है, 700 से पहले 699, और दोनों में आप 9 से डिवाइड करना, दोनों को 9 से डिवाइड करना। चलो 9 का भाग देता हूं, 9 का पहाड़ा एक बार जाएगा, 10 में एक बार जाएगा, पीछे एक बच जाएगा, और जब 11 में आप भाग दोगे फिर से एक बार जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। चलो इधर देखते हैं, 69 के अंदर जब 9 का भाग दोगे तो लगभग 7 बार चला जाएगा, 7 9 63, पीछे बच जाएंगे 63 का मतलब पीछे बच जाएंगे 6, और वापस फिर से कितनी बार चला जाएगा, ठीक है, फिर वापस कितनी बार चला जाएगा, 7 बार, यानी 77 पॉइंट समथिंग कुछ। इसमें से इसको घटा देना, 77 में से जब 11 माइनस होगा तो पीछे कितने बच जाएंगे, 66। बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थियों का आंसर 66 आ गया। इसका मतलब मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आप फिर से बताना मुझे, मैं ये कह रहा हूं, ये बताइए आप, मैंने आपका कहा कि 200 तथा 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है, 200 तथा 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3, 4 तथा 5 तीनों से विभाजित हो, तीनों से विभाजित हो। How many numbers between 200 and 600 which are divisible by 3, 4 and 5? बताइए जल्दी से आंसर। 3, 4, 5 का विभाजित होने का मतलब, बताइए जल्दी से, अभी तक किसी का स्टूडेंट का आंसर नहीं दिख रहा है मेरे को। सबसे पहले कौन जवाब देते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एक आनंद कुमार ने 6 बोला है, मौसम कुमार 6, ओम 6 बता रहे हैं, कुछ 7 भी बता रहे हैं। देखिए हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 3, 4, 5 का एलसीएम लूंगा। बताओ 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आएगा, 60। यदि कोई नंबर 60 से डिविजिबल है, यदि कोई नंबर 60 से डिविजिबल है तो उस स्थिति के अंदर वह 3, 4, 5 से डिविजिबल होगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर से 200 और 600 के बीच में 200 को नहीं लेना है तो नेक्स्ट नंबर आएगा 201। ठीक है, और 600 के बीच 600 से पहले कितना होगा, देखिए 600 से 201, और इधर लिख लेता हूं 599। फिर से इसमें 60 का भाग देना, फिर से इसमें 60 का भाग देना। 60 का पहाड़ा लगभग कितनी बार जाएगा, ठीक है, 60 का पहाड़ा लगभग 3 बार चला जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग, 180 समथिंग होता है। ठीक है, इधर भाग देंगे तो बताओ यहां पर जब आप भाग देंगे 59 के अंदर तो इसमें जाएगा नहीं, तो अब 6 का पहाड़ा लगभग बताओ 9 बार चला जाएगा। ठीक है, 9 बार करूंगा तो 540 के समथिंग होगा। बताओ 9 और 3 का अंतर 6, आंसर कितना आ जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। निम्न में से, धन्यवाद रेखा जी, हाँ आपका भी आंसर सही है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो देखिए उस स्थिति के अंदर ये अपने को ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप का, देखो हम इसका वर्ग तो ज्ञात कर नहीं सकते, वर्गमूल ज्ञात करना टाइम लग जाएगा, तो हम किस तरह से करेंगे देखना। तो आज के बाद ये ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 एंड 8, कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8। ठीक है, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होता है तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है।
कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक यदि 2, 3, 7 और 8 होता है तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। मुझे बताओ यहां पर 2 है तो ये इसका आंसर है। ये याद रखना, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है तो ये याद रखना कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती है। नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। विनोद बिलारा कह रहे हैं सर रेगुलर क्लास रहेगी? जरूर, पूरे के पूरे सभी का सभी टॉपिक हम डिस्कस जरूर करेंगे इस महीने के दौरान, और आपका एग्जाम लगभग अगस्त के संभावित होने की पूरे चांसेस हैं या लास्ट जुलाई के अंदर, ठीक है, क्योंकि पैरामेडिकल जो ऑफिसर्स का एग्जाम्स हैं जो एनटीपीसी करवा रही है उसका भी जो अपना एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है तो आपका भी बहुत जल्दी आएगा। तो इसलिए अपनी इस बार 100% अपने को सिलेक्शन करना है, ठीक है। इतनी बड़ी वैकेंसी है तो अपना टाइम नहीं खराब करें और प्रतिदिन जितना ज्यादा समय मिल सके यूट्यूब के थ्रू, अपने ऑफलाइन के थ्रू जितना भी आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। प्रश्न ये कह रहा है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 किससे विभाजित हैं? देखो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको कैसे करते हैं, इनमें आप क्या करो, सबसे पहले इन तीनों में से कॉमन लेना है। मैं ले लेता हूं 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया, 4 की पावर 61 सबसे पहले कॉमन ले लिया। तो यहां से जब कॉमन लिया तो मुझे बताओ यहां क्या बचा है, 1 बचा, प्लस इधर 4 62 बार है, 62 टाइम्स है, और इसमें से 61 बार ले लिया तो पीछे कितना बचा, 1 बार, तो ये लिख दिया 4, प्लस इधर मैंने 4 की पावर 61 बार ले लिया तो पीछे कितने बचे, 4 की पावर 2, ये लिख लेता हूं 4 की पावर 2। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ये 4 की पावर 61 ऐसा कैसा, इधर 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, यानी ये आंसर आएगा। यानी 4 की पावर 61 इंटू 21, ठीक है। ये किससे डिविजिबल होगा मुझे बताओ, क्या 3 का पहाड़ा 21 में जाता है तो इससे 3 से डिविजिबल होगा, 11 का नहीं जाता है, 13 का नहीं जाता है, 17 का नहीं जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 120 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। मैं एक आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको संख्याओं का अनुपात देकर एलसीएम देकर एचसीएफ पूछ सकता है, संख्याओं का अनुपात देकर एचसीएफ देकर एलसीएम पूछ सकता है, और नंबर भी दे सकता है। कैसे करते हैं इधर देखो, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो ये फॉर्मूला याद जरूर ध्यान रखना कि संख्याओं के अनुपातों का एलसीएम, 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 संख्याओं के अनुपातों का एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होता है एलसीएम। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखना इसमें कंसेप्ट समझना, संख्याओं के अनुपात है ना उसका एलसीएम निकाल के उसको एचसीएफ से गुणा करोगे तो एलसीएम आएगा, और यदि संख्याएं ज्ञात करनी है तो आप एचसीएफ को, और जो संख्याएं यदि आपको ज्ञात करनी है, कभी भी संख्याएं ज्ञात करनी है तो आप क्या करो, अनुपात है ना, संख्याएं यदि आपको ज्ञात करनी है तो जो अनुपात दे रखा है उस अनुपात को आप एचसीएफ से गुणा कर लेना, आपको संख्याएं मिल जाएगी। किस तरह से देखिए आप लोग, ये संख्या दे रखी है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो बताओ सबसे पहले तो इन संख्याओं का अनुपातों का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, ये लिख दिया 12 इनटू एचसीएफ नहीं पता है तो ये लो एचसीएफ बराबर क्या लिया, एलसीएम 120, तो बताओ एचसीएफ कितना आया 10, एचसीएफ कितना गया 10, आपका एचसीएफ आ गया 10।
अभी मैंने कहा उन संख्याओं का योग क्या है, संख्याएं ज्ञात करनी है, अनुपात इंटू एचसीएफ कर दो। अनुपात कितना है 3, ये लो 3 इंटू एचसीएफ कितना है 10, एक संख्या 30 आएगी। अनुपात कितना है 4, एचसीएफ कितना है ये 10, आंसर कितना आया 40। तो बताओ इन दोनों का योग कितना है, योग आपका 70 है। मैं आपसे ये कहता कि बताओ दो संख्याएं अनुपात है 5:7, दो संख्याएं 5:7 हैं, और मैं आपसे पूछूं कि उनका एचसीएफ है ना, दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ है, वह है मान लो सपोज एचसीएफ मान लेता हूं कोई संख्या 4, एचसीएफ कितना मान लिया 4, तो यहां पर बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। प्रश्न आपसे है कि दो संख्याएं, हाँ शुभम शर्मा हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे। हाँ विनय शर्मा देखिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। वापस दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में हैं और उनके संख्याओं का एचसीएफ 4 है, तो बताओ एलसीएम क्या होगा। एलसीएम कितना आएगा बताइए, किस तरह से करना है। इधर देखो मैंने अभी बताया संख्याओं के अनुपातों का एलसीएम बताओ, 5 और 7 का एलसीएम 35 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ भी दे रखा है, एचसीएफ भी मेरे पास पड़ा है, एचसीएफ कितना है 4 बराबर एलसीएम बताओ 35 इंटू 4 140 आपका आंसर आ गया। कितना गया 140 आंसर, ना कि 48। और यदि मेरे से प्रश्न पूछता बताओ वो संख्याएं कितनी है, अभी मैंने कहा संख्याएं मतलब अनुपात इंटू 5 इंटू एचसीएफ 20, 7 इंटू 4 आंसर 28, ये दोनों संख्या आ गई। मैं आपसे प्रश्न ये कहता कि बताओ दो संख्याएं, मैं आपसे कहता कि दो संख्याएं 3:2 में और उनका एलसीएम, दो संख्याएं 3 और 2 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 60 है, तो बताओ एचसीएफ क्या होगा। अगेन देखो 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6 इंटू एचसीएफ नहीं पता है बराबर एलसीएम 60, बताओ एचसीएफ बराबर कितना आया 10। एचसीएफ कितना आ जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न कह रहा है 7/8 7/8, तो आप देखो ऐसी संख्या मानो जिससे 7 और 8 का भाग चला जाए, तो मैं मान लेता हूं 7 और 8 का भाग 56 ही मान लेता हूं। मैंने मान ली संख्या कितनी 56। अब 56 के अंदर जब 7/8 से गुणा करूंगा, ठीक है, जब 7/8 से गुणा करूंगा तो ये जब आप इसको 7/8 से गुणा करोगे तो 8 का पहाड़ा इसमें 7 बार और 7 इंटू 7 49, और जब मैं 56 के अंदर 7/8 का भाग दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 56 और इंटू 8/7, 7 का पहाड़ा इसमें 8 बार, 8 इंटू 8 कितना हुआ 64। अब मुझे बताओ ये कितना अधिक आ रहा है 15, इसका मतलब संख्या कौन सी है 56, इसके अंकों का योग कितना हुआ 11। अरे बात समझ में आई क्या। मैंने एक संख्या मानी, कैसे माना, मैंने यहां 7 और 8 के हिसाब से माना, 7 और 8 के हिसाब से मैंने मान लिया 56, ठीक है 56 माना, 56 का 7/8 निकाला 49 आया, और 56 में जब 7/8 का भाग दिया तो इसको उल्टा करके 56 इंटू 8/7 क्या 64 आया। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 15, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 11। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो,
ये जो कहा इसका मान क्या होगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपने को ध्यान रखना, सबसे पहले तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं एक चीज बता रहा हूं आपको, देखना एक नया कंसेप्ट और सीखते हैं आप। जैसे मान लो एक संख्या है ये आपको सामने, जैसे ये लिखा, मान लो मैंने 7 प्लस का 2√10, 7 प्लस 2√10। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए फिर से ले लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा है कि इसका मान कितना होगा, ये क्वेश्चन है और इसका मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात तो इस 7 के ऐसे दो टुकड़े करिए, 7 के, वापस ले लेंगे क्वेश्चन को, देखिए 7 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, 7 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिससे जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए, 5 और 2, ठीक है। तो बस ये लिख लो 5 और ये 2। उसके बाद में क्या करना, यदि यहां प्लस है तो प्लस लगा देना और इस पे वर्गमूल निकाल देना, यही इसका आंसर होता है, ये इसका वर्गमूल होता है। इसी प्रकार, लेकिन यहां पर हमेशा 2 होना जरूरी है, ये इसी प्रकार जैसे मैंने ये लिख दिया, मान लो मैंने लिखा यहां पर 11, ठीक है, 11 माइनस 2√24, ये लिख दिया मैंने 11 माइनस 2√24। अब आप 11 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिससे जोड़ने पर ये मैंने क्वेश्चन बनाया है सर, ये अलग क्वेश्चन है, 7 कहां से है ये नहीं, क्वेश्चन मैंने नए क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। 11 माइनस 2√11 के ऐसे दो भाग करो जिससे गुणा करने पर 24 आ जाए और जोड़ने पर 11 आ जाए, क्या हो सकता है, 8 और 3, ये लिख दिया 8 और ये 3, फिर ये माइनस है तो माइनस और इस पर भी वर्गमूल, इस पर भी वर्गमूल, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब यहां पर जैसे ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आप मुझे ये बताओ मुझे, जैसे मान लो मैं ये कहता कि बताओ इसका आंसर कितना आया, √15 माइनस 2√72, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले तो इसका आंसर बताइए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे अपन, पहले ये तो बताओ। 15 माइनस 2√72, 2 होना चाहिए तभी ये बनेगा, बताइए जल्दी से। 15 के टुकड़े करो जिससे गुणा करने पर 72 आ जाए, जोड़ने पर 15 आ जाए। सुशील कुमार आंसर बताइए, आपने सही फैक्टर किया 8 और 7 में। देखिए किस तरह से 15 के टुकड़े करने हैं, 15 के टुकड़े होंगे 8 और 9, पहले हमेशा बड़ा मान रख दिया करो, बाद में छोटा मान रख दिया करो, ठीक है। उसके बाद में ये माइनस है तो माइनस लगा दो और इस पर भी वर्गमूल निकाल दो, इस पर भी वर्गमूल लगा, ये इसका आंसर है, √9 माइनस √9, 8 इंटू 9 72 होते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं इस प्रश्न के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, तो बताओ 5 के दो टुकड़े करो, बताइए अब 5 के ऐसे दो टुकड़े करो जिससे गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए, 3 और 2, चलो मैं इसको लिख लेता हूं, 3 हमेशा पहले लिखना और उसके बाद में 2 लिखना, फिर प्लस है तो प्लस, इस पर भी वर्गमूल, इस पर भी वर्गमूल। इसी प्रकार ये माइनस ऐसा कैसा, बट्टा में सेम ये का ये वापस यहां लिख लेता हूं, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2। देखो मैंने इसको फॉर्मेट में चेंज किया, इसी को चेंज किया, इसको मैं परिमेयकरण करके ऊपर भेज देता हूं। परिमेयकरण करूंगा तो ये √3 माइनस 1√2 और ये √3 माइनस √2 से गुणा होगा। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो √3 प्लस √2 माइनस, इससे सॉल्व करोगे तो बताओ ये क्या बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही बचेगा और ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस का, और ये माइनस और माइनस प्लस 2√2, माइनस प्लस कट गया, आंसर आया 2√2, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला।
अच्छा, सॉरी, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था इसमें ये 15 प्लस यहाँ 17 करना, सॉरी यहाँ 17 करना। ये जो अभी लास्ट एक क्वेश्चन बताया था 15 प्लस 2 रूट 72 गुणा करने पर तो 8 9 72 होते, लेकिन यहां पर आप 17 कीजिए, 17 करिए। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर 9 और 8 17, यहां पर 17 करना था। ठीक है, इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर आप 17 करना, 8 और 9 17 होते हैं। मैंने यहां 15 और यहां मेरे को लिखना चाहिए था और कोई वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्वेश्चन में वापस 17 कर देना, इससे जस्ट पहले वाला था उसमें 8 और 9 मैंने 15 बोल दिया था बाय मिस्टेक। ठीक है, 8 और 9 17 होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, इसका बताइए आंसर। इनमें सबसे बड़ा कौन सा मान होगा? देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर सबसे पहले ये जो बाहर लिखा है 3 4 6 और 12, इसका लेना है एलसीएम। 3 4 6 और 12 का एलसीएम लेना। बताओ एलसीएम कितना आया? 12। सबसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर चेंज कर देना। यहां पर अब देखिए 3 4 6 और 12 का एलसीएम लेना, और जब 3 4 6 और 12 का एलसीएम लोगे तो वह एलसीएम कितना लेगा? 12। अब आप क्या करना, 12 जब एलसीएम लिया उसके बाद में ये जो अंदर नंबर लिखे उसको एज इट इज लिख देना। 4, ये 6, ये 15 और ये 245 एज इट इज ये नंबर लिख देना। पहला कंसेप्ट। सबसे पहले तो ये जो बाहर लिखा उसका एलसीएम लेना, उसके बाद में ये जो नंबर लिखा है इसको एज इट इज लिख देना। देन अब आपको क्या करना है, वापस इस 3 का भाग, इस 3 का पहाड़ा 12 में 4 बार, इस 4 का पहाड़ा 12 में 3 बार, इस 6 का पहाड़ा 12 में 2 बार, तो 12 का पहाड़ा 1 बार। अब इसको सॉल्व कर देना। 245 की पावर 1 245, 15 की पावर 2 225, 6 की पावर 3 216। बताओ 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 4 की पावर 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 256। अब पूछा है इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा? बताओ 256, 216, 225 और 245। सबसे बड़ा मान 256। 256 मतलब ये वाला आंसर। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 4 यानी पहला ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। $256 अपना आंसर हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न पूछे हुए हैं। जैसे आपसे यदि ये प्रश्न पूछता, बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये बताइए। 5th रूट ऑफ 2, 4th रूट ऑफ, ठीक है, 4th रूट ऑफ 3 और 10th रूट ऑफ, 10th रूट ऑफ कोई संख्या लिख दिया आपने 11। बताओ इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा होगा? इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा होगा? इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा होगा? अभी मैंने बताया सबसे पहले 5 4 और 10 का एलसीएम लेना। एलसीएम कितना? 20। एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। अब यहां पर 5 4 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। पहले मैंने कहा ये संख्या लिख दो 2, ये 3
और ये 11, 2 3 और 11। अब इस 5 का पहाड़ा इस 20 में 4 बार, इस 4 का पहाड़ा 20 में 5 बार और 10 का पहाड़ा इसमें 2 बार। 11 की पावर 2 121, 11 की पावर 2 100, 3 की पावर 5 कितना होता है 243 और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। बताओ सबसे बड़ा मान कौन सा है 243, मतलब ये वाला मान, ये मतलब ये इसका आंसर है। आंसर कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन। ये इस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, दुर्गेश सिंह कह रहे हैं सर पीडीएफ जरूर। पीडीएफ नहीं है, इसका ऐप के अंदर उत्कर्ष क्लासेस का जो ऐप है उसके अंदर ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं, वहां से आप प्रैक्टिस करें। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं यहां पर अपन डिस्कस करेंगे, बाकी वाले उससे अभी आप सॉल्व करें। इसके बराबर होगा, ये जो मान है वो किसके बराबर होगा, ध्यान रखना ये जो मान होता है हमेशा आप क्या करना, यदि इस तरह से प्लस या माइनस में दे रखा होगा सबसे पहले इसके टुकड़े करना है, इस संख्या के टुकड़े करना और ऐसे टुकड़े करना है जिसका डिफरेंस 1 का रहे। तो क्या हो सकता है 1 × 2, और यदि आप प्लस हैं तो आंसर बड़ा वाला मान, यदि आप माइनस हैं तो आंसर छोटा वाला मान। तो आंसर कितना हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा 2। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है रूट के अंदर 12 माइनस रूट के अंदर 12 माइनस रूट के अंदर 12 और ऐसे करते करते अनंत तक चल रहा है, ये अनंत तक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। करिए इसको सॉल्व, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो इसको जरूर शेयर करें आप लोग। आंसर कितना आ जाएगा 3। 12 के जब आप टुकड़े करोगे तो वो हो जाएगा 3 × 4, तो यदि माइनस है तो आंसर कितना हो जाएगा 3, माइनस होगा तो आंसर कितना हो जाएगा 3। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वापस ये अभी जैसे क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आ गया है। अगला देखिए, यहां पर जब आप इसका परिमेयकरण करोगे तो ये ऊपर जाएगा। चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 2, परिमेयकरण कर रहा हूं डायरेक्ट, 2√7 ऊपर जाएगा तो माइनस का √5 और अपॉन के अंदर a + b a - b, तो √7 का स्क्वायर 7 और ये 5 तो 2 हो गया। इसी तरह से ये प्लस का, ये ऊपर जाएगा 7 ऐसा कैसा और रूट का 12 प्लस √5 और अपॉन में 12 माइनस 5 कितने हो गए 7, ये माइनस एज इट इज, ये 5 एज इट इज, और ये ऊपर जाएगा √12 प्लस √7 और बट्टा में क्या आ जाएगा फिर से 5। अब यहां से अपने को देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, 5 से ये 5 कट गया। चलो इसको लिख लेता हूं √7 माइनस √5, ठीक है, प्लस √12 प्लस √5, ये माइनस √12 और ये माइनस √7, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, आंसर 0। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आंसर हमेशा 0 होता है। कब होता है इधर देखो, इनका अंतर देखना, 7 और 5 का अंतर 2, 12 और 5 का अंतर 7, 12 और 7 का अंतर 5। यदि ये ऊपर आपको अंतर मिल जाए तो आंसर उस स्थिति में हमेशा 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इस वाले क्वेश्चन को करना है। देखिए हम डायरेक्ट इसका मान तो नहीं जानते हैं, लेकिन इसका यदि मैं परिमेयकरण करता हूं
ठीक है। तो इसका यदि मैं परिमेयकरण करूंगा तो इसके ऑपोजिट से ऊपर नीचे गुणा करूंगा, और जब ऑपोजिट से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी। देखो ये जो √19 माइनस √17 है, इसका जब मैं परिमेयकरण करूंगा तो ये लिख दिया मैंने क्या, √19 प्लस √17 बट्टा में √19 प्लस का √17। इसका जब परिमेयकरण करोगे तो बताओ, देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो 19 में से 17 गया, कितना हुआ, 19 में से यहां पर अपने पास 17 गया तो ये हो गया 2 बट्टा √19 प्लस √17, ठीक है, 2 प्लस रूट ये हो गया। अब यहां पर ये वैल्यू अपने पास दे रखे। इसी प्रकार से इसका परिमेयकरण करोगे, इसका परिमेयकरण करोगे तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे इसका तो हो गया 2 बट्टा में √19 प्लस √17, इसी प्रकार इसका करोगे तो 2 बट्टा में √13 प्लस √11, इसी प्रकार इसका करोगे 2 बट्टा √7 प्लस √5, और इसी तरह से इसका करोगे 2 बट्टा में √5 प्लस √3। अब देखो अंश सबका समान है तो हर पे डिपेंड करेगा, अंश सबका समान है तो हर पे डिपेंड करेगा। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा मान होगा, तो सबसे छोटा कौन सा है ये, इसका मतलब आपका आंसर आएगा √5 माइनस √3, यानी कि चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, ये के कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो सबसे पहले तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करना, 2 इंटू 3 और 333 पावर ऐसी कैसी इंटू 7 के टुकड़े होंगे नहीं तो 2 7 की पावर 222 इंटू 8 के क्या हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और उसकी पावर कितनी है 111, ठीक है, यानी 2 इंटू 3, 2 की पावर भी 333 है, 2 की पावर 333 इंटू 3 की पावर भी 333 इंटू 7 की पावर 222 इंटू, इधर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 111 इंटू 2 की पावर 111 इंटू 2 की पावर 111। अब आपको पूछा है कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, यानी यहां 2 कितनी बार है 333 बार, इधर 333 बार 3 है, इधर ये 222, तो इन सबको जब जोड़ोगे तो देखो 300, यहां पर इकाई अंकों को जोड़ लीजिए, सिंपल सा देखो यहां पर है 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 और 8 9 10 और 11, ठीक है, 11 को आप इससे गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी मैं इसको गुणा कर लेता हूं, तो जोड़ लीजिए पहले तो ये 3 और 3 6, 6 और 2 8 9 10 और 11 1, ठीक है, इसी प्रकार से इसको आप जब जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 1221, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1221, इन सबको जोड़ दीजिए। आपसे पूछा है कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, यहां 333, यहां 222 और यहां 111। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से करें अपन, करिए इसको सॉल्व, इसका मान ज्ञात करना। देखो ये तो सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, भिन्न का क्वेश्चन है, इसको आप क्या करो इन दोनों का जोड़ो, इन दोनों को जोड़िए, तो बताओ ये 5 और 4 9, तो ये हो गया आपका 9 बट्टा 5, ठीक है, इसका उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 बट्टा 9, 3 का पहाड़ा इसमें 3 बार, अब ये 5 बटा 3 इसके साथ जोड़ देना, 5 बटा 3 इसके साथ जोड़ देना, सबसे पहले इसको जोड़ा फिर इसका उल्टा किया, यहां से इसको गुणा किया 5 बटा 3, ये इसके साथ जोड़ा 5 बटा 3, तो 3 इंटू 2 6, 6 और 5 11, तो ये हो गया 11 बट्टा 3। अब इसका जब उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 बट्टा 11, कितना हो जाएगा 3 बट्टा 11। अब इससे गुणा करना, 11 इंटू 2 22, 22 और 3
25, ठीक है, तो ये लिख दिया 25/11 +1। अब 11 और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 25 है, यहां पर 25 है, सॉरी, ठीक है, 11 और 25 जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है, कितना हो जाएगा 36, 36/11 और उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो अपने कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, यहां तक ठीक है, गुणा किया 6, ये अपने पास कितना था 11 × 2, सॉरी गुणा करना था, जोड़ना नहीं था, ये यहां पर मिस्टेक है, इधर देखो, यहां पर इससे गुणा करूंगा तो ये होगा 6/11, ये लिखा 6/11 प्लस करना, अब 11 और 6 कितना हो गया 17, 17/11 उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 11/17 +1 कर देना, अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 सही 11/17, 1 सही 11/17, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर एक बार रिपीट करो, तो देखिए मैं इन सबको, देखो सिंपल सा जोड़ना है, इन दोनों का योग करो पहले, तो इन दोनों का जब योग करोगे तो ये हो गया 5 और 4 9/5, ठीक है, 9/5। अब इस 9/5 का उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 5/9 और ये इसके साथ गुणा होगा, तो देखो ये 3 इससे कटेगा 3 बार, तो ये होगा 5/3 और ये जो 5/3 है इधर इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ेगा। अब ये जब आपने जोड़ा तो ये कितना होगा 6 और 5 11, 11/3, तो ये आया 11/3, उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 3/11 और इसका जब गुणा करोगे तो आएगा 6/11 और ये जो 6/11 है यहां सब जोड़ देना 6/11 को, तो इसको जब जोड़ोगे तो आएगा 17/11 और ये जब इसके साथ जुड़ेगा तो 1 सही 11/17 आ जाएगा। इसकी कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 5808 को किस न्यूनतम संख्या से मल्टीपल किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहां से सबसे पहले पूर्ण वर्ग का मतलब होता है 2 2 का जोड़ा बनाना, 5808 इसमें 2 का भाग देना, ठीक है, 2 2 का पेड़ बनाना है, यहां पर 2 का भाग दोगे 2 बार, इधर 9 बार, इधर 0 बार और इधर 4 बार, फिर से 2 का भाग दोगे, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, अपने को इसी से करना पड़ेगा। इधर आप 2 का भाग दीजिए पहले 1, इधर 9 में 2 का भाग देंगे 4 बार, इधर वापस 10 के अंदर 2 का भाग देंगे 5 और इधर 2, फिर से 2 का भाग देना और ये हो जाएगा 726, फिर से 2 का ही देना, तो ये हो जाएगा 363 ही होगा और इधर आप 2 का भाग नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा, तो 1 बार 2 बार 1 बार, वापस 7 का 11 का ही जाएगा 11 और इधर 11 का पहाड़ा 1 बार। आपसे पूछा ये कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो मुझे बताओ पूर्ण वर्ग का मतलब 2 2 का जोड़ा बनना, ये 2 2 का जोड़ा, इधर भी ये 2 2 का जोड़ा, इधर 1 3 से गुणा करने की जरूरत है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ सबका आंसर सही है, अशोक, प्रिया गहलोत, सुशील, बहुत बढ़िया। अब इसका मान क्या होगा, देखो ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है दशमलव के रूप में, तो ये दशमलव का मेथड कैसे करता है, इधर देखो, इसमें से इसको घटाना, 336 में से 3 घटाओगे तो 333 और बट्टा में कितने 9 हैं 2, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं तो इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, 205 में से 2 घटाओगे 203 बट्टा में 99 प्लस 133 में से 1 घटाओगे 132 बट्टा 99, इन सब का योग और कर देना, 333 में से 203 घटाना 130 और 130 और 132 करोगे 262 बट्टा 99, ये मेरा आंसर आएगा।
262/99। अब ये 262/99 क्या ऑप्शन में है? तो ऑप्शन में देखते हैं 260 इसको सॉल्व करूंगा तो ये लिखूंगा, देखो 260/100 लिखूंगा, जबकि ये आंसर नहीं, अपने को 262/99 चाहिए। इसी प्रकार यहां 261 में से 2 घटाऊंगा तो 259/99, ये भी आंसर नहीं होगा। ये फिर से ये आ गया 264/100, ये भी आंसर नहीं है। 264 में से 2 घटाओगे 262/99, आंसर कौन सा हो जाएगा? 2.64 पे बार, चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, जितने भी विद्यार्थियों को अच्छी लगी है तो जरूर इसको लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को फायदा हो इसके लिए इसको शेयर भी करें। ये सभी के सभी क्वेश्चन और इसके अलावा भी 4-5 क्वेश्चन बच गए हैं, तो वह भी आपके ई उत्कर्ष वाले ऐप के अंदर अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए। इसी के साथ में धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download